हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर रजनी सूर्यवंशी। वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग। इस टॉपिक में हम पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, कौन कौन सी मसल्स हैं जो कि ब्रीदिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम टॉपिक को। तो जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है या फिर ब्रीदिंग है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। It is a cyclic process by which fresh air enters the lungs and alveolar air leaves the lung, है ना। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा लंग्स के अंदर एयर आती है या फिर इनहेल की जाती है या फिर लंग से एयर एक्सेल की जाती है या फिर बाहर जाती है ना। अब इसके दो फेजेस होते हैं, वन इज इंस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना। जो सांस हम लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है ना, देयर इज O2 इज मोर, है ना। और जो सांस हम छोड़ते हैं उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है ये ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जो इंस्पिरेशन है, इट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी लगती है। दूसरा ये है कि इसके अंदर कुछ मसल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन जो एक्सपिरेशन है, इट इज़ अ पैसिव process, that means it does not require any energy और कोई मसल्स का इसमें बेसिकली रोल नहीं होता, ये अपने आप एक्सपिरेशन होता है। तो पहले हम इंस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम एक्सपिरेशन को डिस्कस करेंगे। तो इंस्पिरेशन का जो डेफिनेशन है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स, ऑक्सीजन का अंदर आना, उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेटरी मसल्स आर द मसल्स विच आर इन्वॉल्व इन इंस्पिरेशन। जो मसल्स इंस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उनको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी मसल्स। अगेन इन मसल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स यानी कि वो मसल्स जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन इंस्पिरेशन। एक्सेसरी इंस्पिरेटरी मसल्स वो मसल्स होती हैं जो कि प्राइमरी मसल्स को असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं इन इंस्पिरेशन। दो मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंस्पिरेशन में। पहली है डायाफ्राम और दूसरी है इंटरकॉस्टल मसल्स, है ना। तो डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स ये दो इंपॉर्टेंट मसल्स हैं जिनका रोल होता है ब्रीदिंग में। लेकिन जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं इनको अगेन हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक इंटरनल इंटरकॉस्टल और दूसरी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, है ना। अब आप यहाँ पे देखें, दिस इज द डायग्राम ऑफ द थोरैसिक केज। ये जो दीज आर द रिब्स जो कि अटैच्ड हैं सामने स्टर्नम से और पीछे की तरफ ये अटैच्ड होती हैं वर्टेब्रा से। इस रिबकेज के अंदर देयर इज लंग्स, है ना। लंग्स एनक्लोज होते हैं इस रिबकेज के अंदर। अब ये जो रिब्स के बीच में जो स्पेस होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस, है ना। दिस इज इंटरकॉस्टल स्पेस। और ये जो इंटरकॉस्टल स्पेस है इनके अंदर मसल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, है ना। तो जो अंदर की तरफ दिख रही है ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है, जो मसल बाहर की तरफ है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अब जब हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो इंस्पिरेशन में जो इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, एक तो हो गई डायाफ्राम, दूसरी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये दो मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन इंस्पिरेशन, है ना। तो अब हम डायफ्राम के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो जो प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स में पहली है डायफ्राम और दूसरी है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो डायफ्राम एक डोम शेपेड स्केलेटल मसल होती है विच सेपरेट द एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम द थोरैसिक कैविटी, है ना। तो ये जो डोम शेप की मसल है जो कि थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने का काम करती है। द मसल इज अटैच टू फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स। पीछे की तरफ दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है। सामने की तरफ इट इज़ अटैच टू द स्टर्नम और जो साइड्स हैं इस यहाँ पे शो नहीं होगा, साइड्स में इट इज़ अटैच टू द लोअर रिब्स, है ना, बाय सेंट्रल टेंडन, ठीक है। अब इसको जो नर्व सप्लाई करती है दैट इज़ द फ्रेनिक नर्व, जिसके C3, C4 एंड C5 सेगमेंट यानी कि सर्वाइकल थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब अगर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो मेडुला में हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, दैट मीन्स इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को रेगुलेट करता है ना। तो रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला से इम्पल्सेस आती हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड, द सेगमेंट C3, C4 एंड C5 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड।
अब यहाँ से फ्रेनिक नर्व अराइज होती है एंड इट गोज टू द डायफ्राम, और डायफ्राम को ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है ना। जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ लोअर्ड, ये नीचे की तरफ आता है। जब डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा तो ये जो लंग्स है इसका क्या हो जाएगा, दे विल बी इंक्रीज इन द वर्टिकल डायमीटर, है ना। तो जो ये वाला डायमीटर है लंग्स का, ये क्या हो जाएगा, देयर इज इंक्रीज इन वर्टिकल डायमीटर ऑफ द थोरैक्स, है ना। अब जब डायमीटर बढ़ेगा दैट मीन्स लंग्स का क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, ये लॉ है ना। तो अब क्या होगा, ये जो हमारे लंग्स हैं, है ना, जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा तो लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, और एटमॉस्फेयर के अंदर देयर इज अ पॉजिटिव प्रेशर, है ना। तो एयर इज ड्रॉन इनटू द लंग्स, है ना। तो क्या होगा, जो एयर है ये लंग्स के अंदर आएगी और लंग्स क्या करेंगे, फिर एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, है ना। तो क्या हुआ, देयर इज इंक्रीज इन वर्टिकल डायमीटर ऑफ द थोरैक्स, देयर इज डिक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, है ना, इसका प्रेशर कम हो गया। नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड इन द लंग्स, लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ। एल्वेलर प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम है। एयर फ्लोज इन द एल्वेलाई और इंस्पिरेशन अकर, है ना, इंस्पिरेशन हो जाएगा। एक्सपिरेशन में ठीक उल्टा होगा इसका, है ना। जब डायफ्राम अपनी पोजीशन पर वापस आएंगे, रिलैक्स होंगे, तो ये ऊपर की तरफ आएंगे, और ये जो वर्टिकल डायमीटर जो कि बढ़ गया था ये फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर होगा लंग्स में, और बाहर एटमॉस्फेयर में लेस प्रेशर होगा, तो एयर फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो लंग्स से जो एयर है ये वापस बाहर निकल जाएगी एंड देयर विल बी प्रोसेस ऑफ एक्सपीरेशन। सेकंड मसल है हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन रिब्स। तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, रिब्स के बीच में ये जो इंटरकॉस्टल स्पेस होती है यहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जिसको हम सुपरफिशियल मसल भी बोल रहे हैं, है ना। अब अरेंजमेंट ऑफ द रिब्स इज सच दैट द साइज ऑफ द रिब्स इंक्रीज एज यू गो डाउनवर्ड। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, टोटल देयर आर 12 रिब्स, है ना, 12 पेयर ऑफ रिब्स होता है, और जो इंटरकॉस्टल स्पेस होती हैं ये 11 होती हैं, है ना। अब हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो रिब्स का जो साइज़ है ये बढ़ने लगता है, एंड द रिब्स स्लोप ओब्लिकली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। इसका जो स्लोप होता है ये ओब्लिक होता है ना, ये इस तरीके से ओब्लिकली डाउनवर्ड की तरफ और फॉरवर्ड की तरफ इनका जो स्लोप होता है। अब ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है इट इज़ इनर्वेटेड बाय द इंटरकॉस्टल नर्व दैट इज T1 to T11, है ना। तो इनको ये नर्व्स इंटरकॉस्टल नर्व्स इनर्वेट करती हैं। अब आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वर्टेब्रल कॉलम है, ये स्टर्नम है, ठीक है, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का प्लेसमेंट है, और ये जो अंदर की तरफ दिस इज द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। अब मेडुला से रेस्पिरेटरी सेंटर से इम्पल्सेस आएंगी स्पाइनल कॉर्ड में, कहाँ से, फ्रॉम T1 to T11 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। यहाँ से इंटरकॉस्टल नर्व्स शुरू होंगी एंड दे विल सप्लाई द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इसको सप्लाई करेंगी, और अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, है ना। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल तो क्या होगा, एलिवेशन ऑफ द रिब्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड मूवमेंट ऑफ द रिब्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, है ना। देखो अब क्या होगा, देखिए ये जो रिब्स हैं ये सामने की तरफ किससे अटैच्ड हैं, दे आर अटैच्ड टू द स्टर्नम, है ना। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये जो रिब्स हैं इनका मूवमेंट क्या होगा, अपवर्ड और फॉरवर्ड। अभी ये ऐसी थी और ये अपवर्ड और फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगी, तो ये वाला जो डायमीटर है, कौन सा वाला डायमीटर, ये वाला, है ना, ये डायमीटर इंक्रीज होगा, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं इंक्रीज इन ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द चेस्ट, है ना। अब आप देखें इसको, इससे समझें आप, ये बकेट है, ठीक है, बकेट का ये हैंडल है। अब अगर हम बकेट के हैंडल को स्ट्रेट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो स्पेस क्रिएट हुई है, इसको हम बोल रहे हैं ट्रांसवर्स डायमीटर, है ना। तो रिब्स के केस में भी क्या होता है, रिब्स पहले ऐसी हैं और बाद में ये ऐसी हो गई हैं, तो ये जो डायमीटर है रिब्स का ये वाला ये बढ़ गया है ना। इसको हम बोलते हैं बकेट हैंडल मूवमेंट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अब ये रिब सामने की तरफ स्टर्नम से अटैच्ड हैं, ये स्टर्नम है और इस तरीके से रिब्स अटैच्ड हैं, तो जब ये रिब
ऐसे करके अपवर्ड की तरफ आएगी तो स्टर्नम भी तो आगे की तरफ आएगा, ये अभी पीछे था, ये आगे आएगा। तो स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर, है ना। तो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट भी बढ़ जाएगा एंड देयर विल बी एलिवेशन ऑफ द रिब्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, है ना। तो क्या हुआ, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पंप हैंडल मूवमेंट। यहाँ पे पंप का हैंडल नीचे की तरफ है और यहाँ पर पंप का हैंडल ऊपर आ गया है ना। जिस तरीके से स्टर्नम का ये जो पोजीशन है, दिस इज स्टर्नम, ये जो है दिस इज स्टर्नम, है ना। तो स्टर्नम आगे की तरफ आ गया है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये जो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर है ये बढ़ गया है ना। तो एक तरफ क्या हो रहा है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो डायफ्राम के अंदर क्या हो रहा था, बेसिकली देयर वाज इंक्रीज इन द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द थोरैक्स, है ना। और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ रहा है क्योंकि रिब्स अपवर्ड और फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही हैं, और दूसरा ये जो स्टर्नम आगे की तरफ आ रहा है जिसकी वजह से एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर बढ़ रहा है ना। ओवरऑल ड्यूरिंग एक्सपिरेशन there will be three things which will happen. There is increase in vertical diameter of the thoracic cage जो कि डायफ्राम की वजह से हो रहा है। There is increase in anteroposterior diameter and increase in transverse diameter जो कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की वजह से हो रहा है ना। तो ओवरऑल तीन चीज़ें होंगी इंस्पिरेशन के समय के प्रोसेस में। तीनों तरफ से डायमीटर बढ़ेगा, वर्टिकल, एंट्रोपोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स। या फिर हम एक सीधे शब्दों में बोलें तो सीधे शब्दों में हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे लंग्स हैं, इन लंग्स का बेसिकली वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर इज इंस्पायर्ड इन, है ना। तो ये प्रोसेस होगी। नेक्स्ट वी कम टू एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स, है ना। तो ये वो मसल्स होती हैं जो कि फोर्स्ड रेस्पिरेशन में या फिर फोर्स इंस्पिरेशन में प्राइमरी मसल्स को हेल्प करती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी मसल्स हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, देन सेरेटस एंटीरियर, देन स्केलेनी, पेक्टोरल मसल्स एंड एलिवेटर्स ऑफ द स्कैपुला, ओके। नेक्स्ट वी कम टू द एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन का मतलब होता है सांस छोड़ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से बाहर रिलीज करना, है ना। अब ये एक पैसिव प्रोसेस है, यानी कि इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं लग रही है, और ये बेसिकली हमारी जो इंस्पायरेटरी मसल्स हैं वो दे आर कमिंग बैक टू देयर ओन पोजीशन, यानी कि वो बेसिकली रिलैक्स कर रही हैं, ठीक है। तो इट इज़ ड्यू टू द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स। अब आपको मालूम है लंग्स हमारे इलास्टिक स्ट्रक्चर हैं, जब उनके अंदर एयर आती है तो वो इन्फ्लेट होते हैं, जब उनके अंदर से एयर जाएगी तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आएंगे। तो इट इज़ ड्यू टू द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स एंड द थोरैसिक केज, है ना। एक कारण हो गया एक्सपिरेशन का इलास्टिक रिकॉइल। दूसरा कारण है डायफ्राम इज लिफ्टेड अप, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डायफ्राम अब क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है ना। तो देखिए अब ये डायफ्राम रिलैक्स करेगी तो डायफ्राम इज रिलैक्स्ड एंड रेज्ड। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी तो ये नीचे की तरफ आ रही थी, जब ये रिलैक्स कर रही है तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ का जो लंग्स का जो वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये जो वर्टिकल डायमीटर यहाँ पे बढ़ा हुआ था, ये वर्टिकल डायमीटर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, है ना। तो एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, एक तरफ तो लंग्स इलास्टिक रिकॉइल कर रहा है ना। दूसरा रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर कम हो रहा है, ट्रांसवर्स डायमीटर कम हो रहा है। डायफ्राम रिलैक्स कर रहे हैं तो वर्टिकल डायमीटर कम हो रहा है। इन ओवरऑल क्या हो रहा है, देयर इज इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। जब सारे डायमीटर ये कम हो जाएंगे तो लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। जब लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। बाहर प्रेशर कम है और लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो एयर क्या होगी, देयर इज पॉजिटिव प्रेशर क्रिएटेड इन द लंग्स, एयर इज फोर्स्ड आउट, है ना। तो एयर विल बी फोर्स्ड आउट। नेक्स्ट वी कम टू द एक्सपायरेटरी मसल्स, है ना। अब जो मसल्स एक्सपिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी मसल्स, है ना। तो फोर्स्ड एक्सपिरेशन में जो मसल्स प्ले करती हैं दैट इज द प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल्स, जिसमें आती है हमारे इंटरकॉस्टल मसल, दैट्स इट इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, है ना। तो ये वाली जो मसल है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ये प्राइमरी हमारी एक्सपायरेटरी मसल है। जबकि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ये कौन सी मसल थी, ये हमारी प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल थी, है ना। दिस इज प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल, और जो ये थी हमारी दिस वाज प्राइमरी
इंस्पायरेटरी मसल। ठीक है, अब एसेसरी एक्सपायरेटरी जो मसल्स हैं इसके अंदर आती हैं हमारे एब्डोमिनल मसल्स, है ना। तो ये जो मसल्स हैं ये फोर्स्ड एक्सपिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।